अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क्स इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पंक्चुएशन मार्क ऐसी अलामतें होती हैं जो इबारत, जुमले या पैराग्राफ में पूरे मतलब को और कहाँ रुकना है, जुमला कहाँ मुकम्मल करना है, तो ये इन औकाफ के ज़रिए हमें पता चलता है। तो पंक्चुएशन मार्क जो है कुल 14 टाइप्स के आमतौर पर होते हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 पंक्चुएशन मार्क के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंक्चुएशन मार्क में पहला है कॉमा, जिसको सख्ता कहते हैं। सेकेंड फुल स्टॉप, जिसको खत्मा कहते हैं। नंबर 3 सेमी कॉलन, उर्दू में वक्फा। नंबर 4 कॉलन, रास्ता। नंबर 5 इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क, उर्दू में वॉवेन कहेंगे। नंबर 6 क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। नंबर 7 एक्सक्लेमेशन मार्क, हिजाइया अलामत। नंबर 8 अपॉस्ट्रोफी, अलामत हज़फ। नंबर 9 द डैश, खत। और नंबर 10 है द हाइफन, निशाने इल्हाक। तो चलिए हम इसके बारे में मुफस्सिल मिसालों के साथ इन सारे 10 पंक्चुएशंस के बारे में समझेंगे। पहला है कॉमा, सख्ता जिसे हम लोग कहते हैं। कॉमा की तारीफ इस तरीके से है, कॉमा रिप्रेजेंट अ शॉर्ट पाउज इन एनी सेंटेंस, इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट। कॉमा का इस्तेमाल जुमले में थोड़े वक्फे के लिए, यानी बहुत कम वक्फे के लिए रुकने का कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है जुमले में। या इसके अलावा इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट, और अगर जुमले में एक से ज़्यादा मज़ीद चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो उन चीज़ों के दरमियान कॉमा लगाया जाता है। उसकी एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू ईट केक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एंड कैंडीज। अब देखिए, शी लाइक्स टू मीट यहाँ दिया गया है, वो चॉकलेट खाना पसंद, केक खाना पसंद करती है। केक के साथ साथ और भी मज़ीद चीज़ें हैं, चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, कैंडीज़ है ना। तो ये एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र इस जुमले में हो रहा है, तो उनके दरमियान कॉमा लगाया गया है उन चीज़ों के दरमियान। तो इस तरीके से ये मिसाल हो सकती है। अगली मिसाल हम लोग अलग तरीके की देखेंगे, रुकने के लिए। अमन टू वन थिंग, अयान कम हियर। अगर हमें किसी से कहना है तो उसका नाम लेकर थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं, बहुत कम वक्फे के लिए, और उसको आगे का जुमला मुकम्मल करते हैं। ये दोनों मिसालें वक्फे का इस्तेमाल कॉमा के ज़रिए हो रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में, तो ये वक्फे की मिसालें हैं। अगली मिसाल है, एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र जब एक जुमले में होता है तो उनके दरमियान कॉमा होता है, जैसे आई हैव अ पेन, अ मोबाइल, अ टैब, है ना। ये कॉमा यहाँ पर ला, तो दो तरीके से कॉमा का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। पंक्चुएशन नंबर 2 फुल स्टॉप, जिसको खत्मा कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है, a full stop represents the end of a sentence. A new sentence begins after a full stop. It separates two different sentences. Full stop का इस्तेमाल जुमले के मुकम्मल होने को जाहिर करता है, या दो जुमलों को, एक जुमला जब खत्म हो जाता है तो दूसरे जुमले को फुल स्टॉप, यानी दूसरे जुमले की शुरुआत होती है फुल स्टॉप के बाद,
तो जुमलों को अलहदा करने के लिए या जुमला मुकम्मल करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज प्रिया, मेरा नाम प्रिया है, एक जुमला हो गया तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। फिर दूसरा जुमला, आई स्टडी इन क्लास 5, यानी दो अलहदा अलहदा जुमले हो गए, लेकिन जुमला मुकम्मल करने के लिए फुल स्टॉप यहाँ पर लगाया गया। अब इसके अलावा मजीद जो है हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे अलग तरह की फुल स्टॉप को लेकर, ये अपने मालूमात में इजाफा कर सकता है। देखिए यहाँ पर यूज्ड फॉर एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस उसे कहेंगे बच्चों जो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये मालूमात में इजाफे के लिए तुम्हें बेहद जरूरी है। ईजी, ईजी का शॉर्ट फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं। देखिए हम लोग जो भी इंग्लिश में पैसेजेस या असबाब को पढ़ते हैं उसमें ईजी ये वर्ड नजर आता है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसको कहा जाता है फुल फॉर्म, लेकिन पढ़ा उसको जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एब्रीविएशन है। ईजी क्या है? एब्रीविएशन जो शॉर्ट में लिखते हैं। तो उसकी एक एग्जाम्पल है, आई कैन गो एवरीवेयर, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, दिल्ली, पुणे एटसेट्रा। तो मैं कहाँ भी जा सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मुंबई, दिल्ली, पुणे, है ना। ये जुमले का इस्तेमाल ईजी को लेकर हुआ। ईजी है एक तरह का एब्रीविएशन है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। अगला है आई ई। आई ई का मतलब होता है दैट इज, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इट एस्ट। आई ई का मतलब होता है इट एस्ट। शायद ही आप बच्चों को ये पता होगा, अक्सर और बेशतर इन अल्फाज को हम लोग पैसेजेस में असबाक में देखते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर जान लोगे तो बहुत अच्छा है मालूमात में इजाफे के लिए। तो आई ई का मतलब होता है इट इज और उसको पढ़ा जाता है दैट इज। उसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। माई नेबर दैट इज समर, आरिफ, रहीम आर गोइंग टू अमेरिका। तो आई ई यानी दैट इज का इस्तेमाल करते हुए हमने जुमला मुकम्मल किया। आई ई एक एब्रीविएशन है जिसको फुल स्टॉप से बताते हैं या जाहिर करते हैं। ईटीसी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ईटीसी बहुत जगह हमें नजर आता है। ईटीसी का मतलब होता है एटसेट्रा, इसका फुल फॉर्म हो गया और इसको फुल स्टॉप में एब्रीविएशंस की हालत में बताया गया है। इसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। इसके एग्जाम्पल हम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत जगह हमें नजर आता है, जो जुमले के आखिर में होता है, जैसे यहाँ पर है। अगला एब्रीविएशन फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर दिया गया है एएम। एएम ये भी हमें पता होना जरूरी है। एएम का मतलब होता है एंट मेरिडियम। एंट मेरिडियम यानी ऐसा वक्त, पहर, यानी दिन का 12 बजे से पहले का जो वक्त होता है उसको एएम कहते हैं ना। ये बहुत ही रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल में आने वाले ये वर्ड्स हैं एएम, जिसको एब्रीविएशन में बताया गया है। यहाँ पर डॉट है यानी फुल स्टॉप है, तो जिसका मतलब होता है एंट मेरिडियम यानी दोपहर का 12 बजे से पहले का वक्त। यानी जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो एएम यानी एंट मेरिडियम का टाइम जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगला है पीएम। पीएम यानी पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे के बाद का वक्त। अगर 1 सेकंड भी हो जाता है तो पीएम जो है शुरू होता है। तो ये तुम्हारी मालूमात में इजाफा के लिए जो है ये एब्रीविएशन फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए हमने देखे, जिसमें ईजी, एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल है, दैट इज है, एटसेट्रा है, एएम है, पीएम है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं फुल स्टॉप। अगला है सेमीकोलन, जिसको वक्फा कहते हैं। डेफिनेशन उसकी इस तरह से है, a semicolon represents a pause that is more significant than the pause represented by a comma.
एक सेमीकोलन जो है एक वक्फे की नुमाइंदगी करता है और जो कॉमा के जरिए पेश किरदा वक्फे से ज्यादा अहम होता है. इट कैन बी यूज टू सेपरेट मेजर एलिमेंट्स of a sentence like two closely related independent clauses. Clauses का मतलब होता है दो आजाद clauses या जुमले के मायने वाले ऐसे टुकड़े जिनको वो आजाद करता है और एक दूसरे से रिलेटेड हो, जिसमें कॉमा नहीं होता बल्कि सेमीकोलन होता है. फॉर एग्जाम्पल, Ravi is great badminton player. We all cheer for him during his matches. तो दोनों अलग-अलग जुमले हैं, दोनों अलग क्लाउजेस हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हैं, है ना, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं और बीच में वक्फा दिया गया है जिसको सेमीकोलन कहते हैं. उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग. I called him on 25th Monday, 28th Thursday, 30th Saturday, and so on. Second example, he has money, property, but he needs more. इस तरीके से. तीसरे एग्जाम्पल है, यहाँ पर पहला जुमला मुकम्मल होता है और अगर दूसरा जुमला कोऑर्डिनेट क्लाउज यानी जोड़ने का काम करता है, पहले जुमले से ताल्लुक बताता है, ऐसे वर्ड दूसरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं जैसे एज, अदरवाइज, बट और येट. सो दिस इज अ सेमीकोलन. अगला है कॉलन, जिसको राब्ता कहते हैं. The pause represented by a column is more complete than the pause represented by a semicolon. A colon is generally used before a list of items, a quotation or an explanation. देखिए, कॉलम के जरिए पेश किरदा जो वक्फा होता है, सेमीकोलन होता है, उसके जरिए जो है वक्फे ज़्यादा मुकम्मल होते हैं. एक आमतौर पर जो है अशिया की फहरिस्त या कीमत को दर्ज करने के लिए या वजाहत का इस्तेमाल करने के लिए जो है कॉलन का इस्तेमाल होता है. कोटेशन यानी किसी के शख्स के कहे हुए अल्फाज. एक्सप्लेनेशन वजाहत. आइटम्स चीज़ों की फहरिस्त को बताने के लिए जो है कॉलन का इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल, मॉम सेड, देखिए यहाँ पर कॉलन आ गया, माँ ने कहा. अब माँ ने जो वो कह रही हैं, तो यहाँ पर कॉलन के जरिए बताया गया है. ईट योर डिनर फर्स्ट एंड देन प्ले. अपने रात का खाना खा लो फिर बाद में खेलने के लिए जाओ. तो यहाँ पर माँ के कहे हुए, तो ये मॉम सेड क्या हुआ, दिस इज अ कोटेशन, ये कोटेशन वाला जुमला हो गया. तो तीनों अलग-अलग जुमले हैं. तरह मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. माई फादर सेज, ये भी कोटेशन है ना, कोटेशन वाला ये कॉलन है. नेवर हर्ट एनीवन, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ. ये एक्सप्लेनेशन वाला या लिस्ट वाला जो है ये एग्जाम्पल है जिसको हम पढ़ेंगे भी. आई हैव मेनी गैजेट्स, कॉलन, मेरे पास बहुत सारी गैजेट्स हैं. लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच. तो चीजों का जिक्र हो रहा है, तो चीजों का जिक्र करने से पहले ये जुमले लिखकर यहाँ पर कॉलन को बताया जाता है. तीसरा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. जमाने की 3 किस्में हैं. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस. यहाँ पर कॉलन बताया गया है. उसी तरह वक्त को बताने के लिए 10 यानी 10:10 AM, जैसे मैंने बताया, यानी सुबह का वक्त. PM रात का वक्त हो जाएगा. तो ये कॉलन को तरह तरह एक्सप्लेनेशन, कोटेशन
और वक्त और चीजों की फहरिस्त को बताने के लिए कॉलन का इस्तेमाल होता है। अब अगला है इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क, जिसको उर्दू में कहा जाएगा वोवेल। Single and double inverted commas are commonly used to demarcate direct speech, quotations, actual words spoken by someone, and sometimes the title of chapters. Double inverted commas often set the boundaries for a quotation. तो इस तरीके से यहाँ पर quotation में सिंगल या डबल उल्टी कॉमा जिसे हम लोग कहेंगे, आमतौर पर बराह रास्त तकरीर और हवालों के हवाले, इट मीन्स किसी के जरिए बोले जाने वाले असल अल्फाज, और बाज औकात अबवाब, टॉपिक्स, बाब यानी उन्वान जिसे हम लोग कहते हैं, अबवाब के उन्वान की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। डबल उल्टी कॉमा अक्सर कोटेशन के लिए हुदूद तय करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच के जरिए जो है इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क कैसे होगा। ही सेड, उसने कहा। अब उसके कहे हुए अल्फाजों को जो है इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है, जिसको डायरेक्ट स्पीच हम लोग कहते हैं। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा खास दोस्त हूं। तो जो उसने कहे हुए अल्फाजों को यहाँ पर क्या किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है, जो डायरेक्ट स्पीच के जरिए जाहिर होता है। दूसरा कोटेशन वाली जो है लाइंस, जिसको हम देखेंगे। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर का मानना है, कहना है, द वर्ल्ड इज स्टेज। ये कोटेशन वाली एग्जाम्पल है। दुनिया एक स्टेज की मानिंद है, एक स्टेज है। तो डायरेक्ट स्पीच वाली एग्जाम्पल है इन्वर्टेड कॉमा को लेकर, और दूसरी एग्जाम्पल है कोटेशन मार्क को लेकर। बढ़ते हैं अगली पंक्चुएशन मार्क की किस्म की तरफ। नंबर 6, क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान। The symbol that is put at the end of any question is called a question mark. बहुत ही सिंपल और आसान है। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाता है और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस बुक योर्स, क्या ये बुक तुम्हारी है। उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे उसको अच्छे से जानते हैं, बखूबी उससे वाकिफ हैं। नंबर 7, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिजाइया अलामत। The symbol that is used after a word, phrase or sentence that express a strong emotion is called an exclamation mark. ऐसी अलामत जिसमें इंसान के एहसासात और जज्बात, चाहे वो गम से रिलेटेड हो, चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो, या डर से, खौफ से रिलेटेड हो, तो वो फिजाइया अलामत के साथ आते हैं। उनके साथ फिजाइया अलामत या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आह यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया, है ना। आह, ये जो इसको डर को जाहिर हो रही है ये आवाज। तो इस तरीके के एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं जो इमोशंस को जाहिर करते हैं। नाउ उसकी एग्जांपल देखेंगे। सो स्वीट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, देयर इज अ टाइगर। नाउ लेट्स टेक अ लुक पंक्चुएशन नंबर 8, एपोस्ट्रोफी, अलामत हज़फ जिसको कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देखेंगे। A punctuation mark that is used to indicate either possession or the omission of letters or numbers is called an apostrophe. एक वक्फे से मुतालिक निशान जो इशारा या एदाद की कमी को इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। देखिए, एपोस्ट्रोफी पोजेशन का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज जो शख्स की होती है, यानी उसका, उसकी, उसके, है ना, तो ये पोजेशन कहेंगे। ओमेशन का मतलब होता है कमी,
ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो शॉर्ट में लिखे जाते हैं, शॉर्ट में लिखने के बाद उस पर ये एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। वो कैसे, ये दोनों की एग्जाम्पल को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल पहले समझेंगे, फिर ओमेशन और पोजीशन वाली एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। आई हैव परफॉर्म सेवरल टाइम्स इन डांस कॉम्पिटिशन। अब देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी आया है तो हैव है ये, ठीक है, क्या है, हैव है ना, HAVE का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, यानी HA को नहीं लिखा गया है, यानी ये ओमेशन हो गया है, सिर्फ VE लिखा गया है हैव का लास्ट का, और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी की अलामत पहले लगाई गई है। तो ये एग्जाम्पल जो हमने देखी है ये ओमेशन वाली एग्जाम्पल है। दोनों की अलहदा अलहदा एग्जाम हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल पोजीशन की, अमजद्स पेन। देखिए अमजद एक नाम है, अमजद का पेन, यानी पोजीशन बोले तो उसका उसकी ऐसे हो जाएगा। अमजद्स पेन तो एपोस्ट्रॉफी लगाकर S लगाया गया है, अमजद का पेन। सेकेंड सेंटेंस है माय फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर। मेरे वालिद के दोस्त का भाई, है ना, सिंगुलर है, ध्यान दें इधर। अब अगला है तीसरा, थर्ड वन, बॉयज शर्ट। अब देखिए बॉयज का मतलब यहाँ पर एक लड़का, एक लड़के का शर्ट। बॉयज बोले तो यहाँ प्लूरल वाला बॉयज नहीं आएगा। अगर प्लूरल वाला बॉयज आता है तो उसको एपोस्ट्रॉफी के साथ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, बॉयज हॉस्टल। अब यहाँ पर जो बॉयज है, यहाँ पर जो एपोस्ट्रॉफी आया है, ये बॉय के बाद S लिखा गया है। यहाँ पर अगर बॉयज आता है, एक से ज्यादा जो है प्लूरल्स का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर S लिखकर लास्ट में एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। इस बात का ख्याल रखें, जब भी कोई जो है सिंगुलर वर्ड होता है, अगर उसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो पहले लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी, बाद में S लिखते हैं। और अगर प्लूरल में होती है जैसे बॉयज, उसके साथ S नहीं लगाते, बल्कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। इस बात का ख्याल रखें। तो ये है एपोस्ट्रॉफी की पोजीशन वाली एग्जाम्पल। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बोले तो ओमिशन वाली, जिसमें कोई हुर्फ जो है गायब रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो होती है उसकी, जुमले में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जमाने के हिसाब से, उन हेल्पिंग वर्ब्स को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में या ओमिशन फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे IVE, यानी यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी की अलामत लगाई गई है, जिसका मतलब होता है आई हैव। ये फुल फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जैसे 8वीं क्लास के स्टार्ट में पेज नंबर 1 पर दिया गया है। नंबर 2, यू आर। ए यहाँ पर गायब है, ए की बजाय एपोस्ट्रॉफी की अलामत ली गई है, ये फुल फॉर्म है यू आर। नंबर 3, आई एम। ए गायब है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके से, एक पोजीशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। इस बात का ख्याल रखें। अगला है द डैश, यानी एक खत। The symbol dash is used to mark off information or ideas that are not essential to understand the rest of the sentence. It is also used to show other kinds of a break in a sentence where a comma, semicolon, or colon would be traditionally used. Dash, अलामत डैश का इस्तेमाल मालूमात या आइडिया को निशान जद करने के लिए किया जाता है, जो बाकी जुमलों को समझने के लिए जरूरी नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी दूसरे जुमले में वक्फे को जाहिर करने के लिए भी किया जाता है, जहां कॉमा, सेमीकोलन या कॉलन रिवायती तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। देखिए डैश, दो अलहदा अलहदा जुमले होते हैं जिसमें डैश लगाया जाता है, लेकिन उन दोनों जुमलों के मायने अलग अलग होते हैं और किसी तरह का उसमें जो है कांटेक्ट नहीं होता और हमें समझने में दिक्कत आती है या प्रॉब्लम
पेश आती है। तो इस तरीके के जुमलों के दरमियान डैश लगाया जाता है। याद रहे, डैश जुमलों से या वर्ड से चिपक कर नहीं लगता, बल्कि थोड़ा गैप रहता है, थोड़ी जगह खाली होती है दोनों जुमलों के दरमियान जब डैश लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, रिया लॉस्ट हर फैमिली फ्रेंड्स इन द एक्सीडेंट, है ना, ये एक जुमला है। रिया ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को एक्सीडेंट में खो दिया, यहाँ पर डैश आ गया। दूसरा जुमला है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम सभी के सभी। तो ये जुमले और ये जुमला, ये जुमला और ये जुमला दोनों जो है एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रखते, रिलेशन नहीं है, आइडियाज दोनों के अलग अलग हैं, ख्यालात या मालूमात दोनों की अलग अलग है। और यकायक हम जब रुक जाते हैं जुमला कहकर, रुकने के बाद दूसरा जुमला बोलते हैं जो दोनों एक दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते, तो ऐसे जुमलों के दरमियान डैश लगाया जाता है, उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टूगेदर। वो मेरा खास दोस्त था, हम लोग हमेशा साथ में खेला करते थे, डैश। बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, है ना, ये पहला जुमला और दूसरे जुमले का कोई मतलब नहीं है। और ख्यालात यकायक, फौरन, ताबड़तोड़ ख्याल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हम दूसरी बात कह देते हैं थोड़ी देर रुक कर। अब जब कोई बात कहते हैं और थोड़ी देर रुक कर दूसरी बात करते हैं, यानी बात को कट करके दूसरे जुमले कहते हैं, तब ऐसी सूरत में दोनों जुमलों के दरमियान डैश का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टूगेदर। वो मेरा खास दोस्त था और हम लोग साथ में खेला करते थे। फिर रुक गया, बट वाई एम आई टेलिंग यू दिस, लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ। ये दोनों जुमले जिनका आइडिया, ख्यालात अलहदा अलहदा हैं। दूसरी किस्म है डैश की। डैश इस्तेमाल में लाया जाता है साल को या वक्त को बताने के लिए। जैसे अब 1998 टू 2010, यानी पूरे हम लोग लाइन से 1999, फिर उसके बाद 2000, फिर उसके बाद 2001, इस तरीके से लिखते बैठने की बजाय 1998 से लेकर 2010 तक इन सालों को बताने के लिए बीच में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो डैश वक्त को बताने के लिए या नंबर के जो तादाद को बताने के लिए भी डैश का इस्तेमाल होता है। दूसरी एग्जांपल है 25th टू 30th ऑफ जुलाई, 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, ये वक्त बताया जा रहा है, ये तारीख है। यहाँ पर 6 AM टू 6 PM, सुबह के 6 बजे से शाम 6 बजे तक डैश का इस्तेमाल वक्त या पहर को बताने के लिए किया गया है। नंबर 10 है पंक्चुएशन मार्क, द हाइफन, जिसको कहा जाता है निशाने इल्हाक। तारीफ इस तरीके से है उसकी, the hyphen symbol is used to join two different words or two forms a compound word. It is shorter in length than a dash. देखिए, एक बात सबसे ज्यादा अहम समझने वाली यह है कि हाइफन और डैश दोनों एक जैसे नजर आते हैं। फर्क यह है, डैश थोड़ा बड़ा रहता है और हाइफन थोड़ा साइज में छोटा रहता है। इस बात का ख्याल रखें सभी बच्चे। हाइफन बिल्कुल छोटा होता है और डैश थोड़ा हाइफन से बड़ा होता है साइज में। तो हाइफन का इस्तेमाल जो है दो मुख्तलिफ अल्फाज में शामिल होने के लिए किया जाता है, या दो मुरक्कब अल्फाज बनाता है जिसकी लंबाई डैश से क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग ऑन द हिल स्टेशन। हॉर्स राइडिंग दो अलग अलग है ना, कंपाउंड वर्ड यानी दो अलग अलग वर्ड से मिलकर जो तीसरा वर्ड बनता है उसको कंपाउंड यानी मुरक्कब लफ्ज हम लोग कहेंगे। हॉर्स राइडिंग, हॉर्स अलग है, राइडिंग अलग है, दोनों को मिलाकर हॉर्स राइडिंग बना।
याद रखें हाइफन जब दो वर्ड्स के बीच में आता है तो डैश के जैसे गैप नहीं रहता, जगह बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, बिल्कुल जो है चिपक कर उन वर्ड्स को लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिस्टर इन लॉ, देखिए यहाँ पर सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल चिपक कर लिखा गया है। सेल्फ मेड, खुद का बनाया हुआ। पार्ट टाइम, वेल नोन, है ना। इस तरीके से जो ये वर्ड्स हैं, जो मुरक्कब लफ्ज बनते हैं, दो से मिलकर एक नया वर्ड तैयार होता है, किसकी मदद से? हाइफन की मदद से। तो आगे हम लोग देखेंगे पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए हम लोग पढ़े गए 10 अलामतों को समझने के बाद उससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स या सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला है रमेश, सुरेश एंड महेश went for a picnic and enjoyed a ride on a pony। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें किसी भी तरह का अलामत का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो याद रखें जो भी पंक्चुएशन मार्क जब भी हम लगाते हैं तो सेंटेंस का पहला वर्ड जो होता है और उसका पहला हुर्फ कैपिटल में आना चाहिए, और जो भी नाम होते हैं सेंटेंस में उन नाम का पहला हुर्फ कैपिटल लेटर में आना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों का जिक्र है, रमेश, सुरेश, महेश। ये तीनों लोग पिकनिक के लिए गए और उन्होंने एक छोटे से घोड़े पर बैठकर राइड की, घुड़सवारी की। आंसर देखिए उसका रमेश, रमेश का आर कैपिटल में, सुरेश एंड महेश। अब एंड जू का तो रहेगा, दो नाम है, दो नाम के दरमियान कॉमा आ गया। वेंट फॉर अ पिकनिक एंड एंजॉयड अ राइड ऑन अ पॉनी, लास्ट में जुमला खत्म होने के बाद क्या लगवाया गया? फुल स्टॉप। तो इसमें फुल स्टॉप और कॉमा का दो पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड सेंटेंस, Do you think it's okay if I wear this dress tomorrow? said रीना। रीना ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये ड्रेस मैं कल के लिए पहनूं? ये प्लेन जुमला है, तो ये सवालिया जुमला भी हो सकता है और इन्वर्टेड कॉमा में भी इसको बताना होता है। देखिए देखेंगे कैसे। अब डू का पहला जो है यहाँ पर वर्ड डू है, तो डू का पहला हुर्फ क्या आना चाहिए? यहाँ पर डी आना चाहिए। आंसर देखिए इसका, डू यू थिंक इट्स ओके इफ आई वेयर दिस ड्रेस टुमारो? सेड रीना। तो रीना ने जो अपने मुंह से कहे हुए अल्फाज हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा बताया जा रहा है। कोटेशन वाला जो है ये क्या है? सेंटेंस है। डी कैपिटल लेटर में आना चाहिए क्योंकि डी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इट्स में क्या है? इसका, है ना। तो यहाँ पर क्या आया? एपोस्ट्रोफी आया, सिंगुलर है। फिर ये सवाल पूछा जा रहा है, सवालिया निशान है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफी और फुल स्टॉप, ये 4 पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, हुर्रे आई वन। तो ये बहुत इजी होगा, खुशी का इजहार किया जा रहा है। हुर्रे मैं जीत गया, तो हुर्रे का एच कैपिटल में और उसके साथ ताज्जुब या अलामत आई वन, मैं जीत गया, वन के बाद फुल स्टॉप। नंबर 4, वी आर प्लानिंग अ विजिट टू द मॉल। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं कि हम लोग मॉल घूमने जाएं। तो ये बहुत ही सिंपल है। वी, डब्ल्यू का जो कैपिटल स्मॉल लेटर है यहाँ पर कैपिटल आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल है। आंसर है देखिए, वी आर, हम लोग प्लान कर रहे हैं विजिट टू द मॉल, फुल स्टॉप आ गया इसमें, और डब्ल्यू जो स्मॉल लेटर में था वो कैपिटल लेटर में आ गया, जिसको कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। जो जुमले में स्टार्टिंग जो वर्ड होता है जिसका पहला स्मॉल लेटर में लिखते हैं लेकिन आंसर के तौर पर कैपिटल लेटर में लिखना होता है उसको,
तो उसको कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी एक पंक्चुएशन मार्क का हिस्सा है। अगला अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। ये एक सवालिया जुमला है। व्हाट आर यू सेइंग, लास्ट में सवालिया निशान, वेरी सिंपल। नंबर 6, द मैन्स शर्ट वॉज अ ब्लैक एंड व्हाइट, उस आदमी का शर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद और काले रंग का है। तो देखिए द का टी कैपिटल में आना चाहिए। मैन्स, मैन्स, मैन क्या है, सिंगुलर है, तो मैन एन के बाद एपोस्ट्रोफी, उसके बाद एस आना चाहिए, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखिए आंसर द है ना, यहाँ पर स्मॉल लेटर का टी है, तो यहाँ पर शुरुआत जब भी होगी पहले सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला हुर्फ कैपिटल लेटर में, द मैन्स आदमी का, ये एपोस्ट्रोफी है, उसके बाद एस, शर्ट वॉज ब्लैक एंड व्हाइट, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है द ड्रेसेस वेर स्ट्रेवन ऑल ओवर द प्लेस, द डाइनिंग टेबल, द सोफा, द बेड एंड ऑल्सो ऑन द फ्लोर। द ड्रेसेस कपड़े है ना, इधर उधर बिखरे हुए थे, स्ट्रेवन उस जगह पर जहां पर डाइनिंग टेबल था, सोफा था, बेड था, पूरे फ्लोर पर। इसका आंसर देखिए यहाँ पर द कैपिटल में आएगा टी, द ड्रेसेस वेर स्ट्रेवन ऑल ओवर द प्लेस। अब ये दो अलग अलग जुमले हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं है, यानी फौरन जो बात कही गई है उस बात को कट करके दूसरी नई बात बताई जा रही है, तो उसमें दोनों बातों में डैश का इस्तेमाल होता है। तो ये डैश है, देखिए इधर उधर कपड़े बिखरे हुए थे उस जगह पर, है ना, ये बात एक अलग बात है, और डैश रुक कर दूसरी बात फौरन कह देना, द डाइनिंग टेबल, द सोफा, द बेड एंड ऑल्सो द ऑन द फ्लोर, दोनों अलहदा अलहदा बातें हैं जिसको डैश के जरिए बयान किया जा रहा है, तो यहाँ डैश का इस्तेमाल होता है। नंबर 8, he is doing a part-time job in clothes shop, वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है कपड़ों की दुकान में। पार्ट टाइम जैसे हमने देखा, पार्ट टाइम ये एक दो पार्ट टाइम दोनों अलग अलग जुमले हैं। जब इसको एक तीसरा मुरक्कब कंपाउंड वर्ड जब इसको हम लोग बनाएंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, यस, बीच में हाइफन लगाएंगे। ही देखिए यहाँ पर ही का एच कैपिटल लेटर से शुरुआत हो गई है। ही इज डूइंग पार्ट टाइम जॉब इन क्लोथ्स शॉप, फुल स्टॉप, हाइफन, कैपिटलाइजेशन, इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल हमने किया। तो आज हमने पंक्चुएशन के बारे में मालूमात हासिल की। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये पंक्चुएशन मार्क सही और अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।